आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 शिक्षा शास्त्र के छात्रों का स्वागत है। इसके पहले की ऑनलाइन क्लास में आप गृह या परिवार का अर्थ, परिभाषा, उसकी महत्ता अथवा इम्पोर्टेंसी के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग अध्ययन अध्यापन के दौरान जो आपके समक्ष प्रकरण है वह है परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय क्या हैं। कैसे परिवार को शिक्षा के प्रभावशाली साधन के रूप में बनाया जाए या इफ़ेक्टिव मीन्स के रूप में स्थापित किया जाए, इसके संबंध में परिचर्चा की जाएगी। इसके लिए पहला जो उपाय है, नंबर 1 है भौतिक पर्यावरण, यानी परिवार का जो भौतिक पर्यावरण है वह किस प्रकार होना चाहिए, इसके संबंध में आपको बताई जाएगी। भौतिक पर्यावरण का मतलब जो घर की स्थिति है, घर की जो सिचुएशन है या उसका जो लोकेशन है, ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा बना होना चाहिए जहाँ हवादार कमरे हों, जहाँ बैठने की पर्याप्त जगह हो, ऑक्सीजन की पर्याप्त जगह हो, जिससे बालकों का मानसिक और कह सकते हैं कि शारीरिक विकास दोनों होता है। अगर आसपास प्ले ग्राउंड हो तो उसका शारीरिक विकास होता है। तो यह चीज़ें यानी घर की जो स्थिति है, अवस्थिति है या कह सकते हैं लोकेशन है, वह अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चों की शिक्षा सही तरीके से संचालित की जा सके, सुसंचालित हो सके। दूसरा जो चीज़ है वह है सामाजिक पर्यावरण या सोशल एनवायरमेंटल किस प्रकार होना चाहिए। सामाजिक पर्यावरण परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली बनाने का दूसरा जो उपाय है वो वहाँ का सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण से मतलब परिवार के सदस्यों से या नहीं है, बल्कि पास पड़ोस की किस प्रकार के रहने वाले लोग हैं, वहाँ के बालकों का व्यवहार किस प्रकार है, बच्चों की संगति किस प्रकार की है, उसके समवयस्क समूह किस प्रकार के हैं, तो वह उसके ऊपर बहुत इफेक्टिव प्रभाव डालता है। वह उस पर प्रभावशाली कह सकते हैं कि वह इफेक्ट डालता है। यह सामाजिक पर्यावरण भी बड़ा अच्छा होना चाहिए बच्चों की शिक्षा के लिए। तीसरी जो बात इसमें है वह सौंदर्यात्मक पर्यावरण। सौंदर्यात्मक पर्यावरण का निर्माण होना चाहिए परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए। प्लेटो ने कहा भी है कि अगर आप बालक से अपेक्षा करते हैं कि वह सुंदर बने, सुंदर चीज़ों को समझे, देखे, तो उसके चारों तरफ या उसके समक्ष सुंदर चीज़ों को बिछा दीजिए, तो वह उसका जब सुंदर चीज़ें उसके आसपास रहेंगी तो वह निश्चित रूप से वह उसका पर्यावरण बालक की जो शिक्षा होगी वो सौंदर्यात्मक होगी। जैसे शिक्षा की परिभाषा में अरस्तु ने बताया है, शिक्षा व्यक्ति की विशेषकर मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे बालक क्या होता है, परम सत्य शिव और सुंदर को प्राप्त कर सके। जो सत्य है वही शिव भी है, वह कल्याणकारी भी है, और जो शिव है वह सुंदर भी है। सुंदर जो चीज़ होती है वह आपके कर्तव्यों में झलकना चाहिए। आप किस प्रकार के कार्य करते हैं, आपके व्यक्तित्व में सुंदरता झलकनी चाहिए। जैसे बच्चों सुकरात को हम बता सकते हैं, कैसा नहीं कि आप सुंदर हैं तो बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं,
आपका ऊपरी रंग रूप आकार आपका जो है वह सुंदर है। आपकी व्यवहार में सुंदरता परिलक्षित होनी चाहिए, आपकी व्यवहार में सुंदरता द्रष्टव्य होनी चाहिए, आपके व्यवहार में सुंदरता झलकनी चाहिए। तो हमने सुकरात की बात की है, ऊपर से वो देखने से बहुत अगली कर सकते हैं, लेकिन अंदर से उसका सुंदर एक व्यक्तित्व था जो बच्चों को रीजनेबल शिक्षा देता था, लोगों को एक तर्कपूर्ण न्यायपूर्ण शिक्षा देता था। तो यह सुंदरता है बच्चों। इस तरह हमने कहा कि परिवार को जो शिक्षा का अगर साधन बनाना है तो उसका परिवार का सौंदर्यात्मक पर्यावरण भी होना चाहिए। चौथी बात यह है कि आर्थिक पर्यावरण किस प्रकार होता है। आर्थिक पर्यावरण परिवार का है, आर्थिक विकास किस प्रकार है परिवार का। अगर कोई परिवार आर्थिक रूप से सुसंपन्न हो, आर्थिक रूप से अभिक्षमता युक्त हो, तो बच्चों के ऊपर यह दबाव नहीं होता है, यह प्रेशर नहीं होता है, इस तनाव में नहीं रहते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहते हैं, इस अंतर्द्वंद में नहीं रहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं है तो किताब कैसे खरीदें, कॉपी कैसे खरीदें, या कैसे किस प्रकार की पढ़ाई की जाए। तो अगर परिवार में आर्थिक रूप से सुसंपन्न परिवार है, या इतनी अभिक्षमता उसके अंदर है, परिवार के अंदर इतनी एटीट्यूड रखता है, इतनी कह सकते हैं इसकी क्षमता इतनी हो कि कम से कम बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही तरीके से हो जाए, जिससे बच्चों के अंदर तनाव कॉन्फ्लिक्ट पैदा न हो। और तनाव बच्चों जानते ही हैं कि हर बीमारियों का जड़ होता है। तो आर्थिक रूप से वो परिवार संपन्न होना चाहिए। पांचवी जो चीज आपकी है शिक्षा को प्रभावशाली साधन बनाने के लिए परिवार में, वह चीज आपकी है कि शैक्षिक पर्यावरण किस प्रकार परिवार का है। शैक्षिक पर्यावरण या इन्वायरमेंट परिवार का किस प्रकार का है। क्या उस घर के जो मेंबर्स हैं या सदस्य हैं, या वहाँ के भाई बहन हैं, या दादा दादी जो भी उस परिवार में रहते हैं लोग, वह पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं, उसका भी बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शैक्षणिक वातावरण के निर्माण पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो परिवार के सदस्यों का अगर शैक्षिक जगत में, शिक्षा जगत तक शिक्षित हैं और शैक्षणिक वातावरण है, तो निश्चित रूप से बच्चे वहाँ उसकी पढ़ाई लिखाई सही तरीक़ा से सही दिशा में चलती है। तो शैक्षिक पर्यावरण भी अच्छा होना चाहिए। अगली जो बात है, जो परिवार को प्रभावशाली शिक्षा का साधन बनाने वाली बात होती है, वह नैतिक उसका पर्यावरण किस प्रकार हो, या नैतिक पर्यावरण कह सकते हैं। नैतिकता किस प्रकार की है, क्योंकि बालक भविष्य में जो होता है वह अगर नैतिक नहीं बनता है, यानी गांधी ने भी कहा है कि मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ नैतिकता के लिए, चरित्र उत्थान के लिए, मैं अपने आप को भी भूल जाने को तैयार हूँ। इसलिए बालकों को नैतिक शिक्षा देने के लिए, नैतिक उत्थान करने के लिए, यानी सत्य परायण परोपकार की भावना विकसित करने के लिए परिवार का वातावरण नैतिक होना चाहिए, चरित्रवान वहाँ के लोग होने चाहिए। तब जाकर बच्चों का चारित्रिक और नैतिक विकास हो सकता है। आप ऐसे बच्चों से कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जहाँ का परिवार का वातावरण बहुत सही नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चे जब शैशवावस्था में होते हैं, यानी इन्फेंट स्टेज में होते हैं, तो उनके अंदर अनुकरण की भावना बहुत ज़्यादा होती है। जो आप करेंगे, परिवार के सदस्य या मेंबर जो करते हैं उन्हीं का अनुकरण बच्चे करते हैं, वही सीखते हैं। इसलिए आप परिवार के सदस्यों का यह कर्तव्य है कि बच्चों के समक्ष अच्छी अच्छी बातों को रखें, या अच्छी अच्छी कहानियों को रखें, या ऐसे लोग हैं जो समाज में जिनकी काफ़ी कह सकते हैं कि मान सम्मान है, या अच्छी
महापुरुषों की जो कथाएं हैं उनको सुनाया जाना चाहिए, जिससे उसके अंदर नैतिकता का विकास हो सके। अगली जो बात है कि परिवार के सदस्यों का आपस में संबंध कैसा है। जो परिवार के जो मेंबर हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनके बीच, सदस्यों के बीच जो उनका संबंध किस प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि अगर परिवार के बीच के सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके बीच कलहपूर्ण वातावरण होता है या आपस में लड़ते झगड़ते हैं या कोई ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं जो वांछनीय नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव बालकों पर पड़ता है। जो छोटे बच्चे उन पर विशेष पड़ता है और उसी की नकल बच्चे करते हैं। तो इसलिए परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए परिवार के जो मेंबर हैं उनके बीच भी सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए या आपसी कलह को दूर रखना चाहिए, उनके समक्ष पेश नहीं करना चाहिए। अगली जो बात आपको बताई जाएगी कि परिवार के सदस्यों का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण क्या है। परिवार के सदस्यों का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण क्या है। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण इनका क्या है, एटीट्यूड क्या उनका है। ऐसा नहीं कि परिवार के जो मेंबर हैं किसी बच्चे को ज़्यादा ही उनको मानते हो, किसी को कम मानते हो। इस तरह की एटीट्यूड या विवृत परिवार में नहीं होनी चाहिए। परिवार में बच्चों के साथ स्नेह, प्यार का वातावरण होना चाहिए, तब जाके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि परिवार के बच्चों को हमेशा ही डांटना फटकारना चाहिए, उनको दुलार भी मिलनी चाहिए, तब वो अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं या शिक्षित हो सकते हैं और इस तरह परिवार को प्रभावशाली शिक्षा का साधन बनाया जा सकता है। अगली जो चीज़ आपकी है, परिवार मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। परिवार के जो मेंबर हैं जो आपकी उनको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो शिक्षा है, जब शिक्षा जगत में मनोविज्ञान का पदार्पण हुआ या मनोविज्ञान का हस्तक्षेप हुआ, तो चाइल्ड ओरिएंटेड शिक्षा हुई। पहले शिक्षक ओरिएंटेड, टीचर ओरिएंटेड शिक्षा थी, उसके बाद से चाइल्ड ओरिएंटेड शिक्षा हुई, यानी सारी शिक्षा की प्रक्रिया बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए परिवार के सदस्यों को भी बच्चों के मनोविज्ञान को पढ़ना चाहिए, यानी उनके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, वह क्या चाहते हैं, उनकी क्या अभिवृत्ति है, उनकी क्या योग्यताएं हैं, उनकी क्या क्षमताएं हैं, क्या उनकी एटीट्यूड है, उनकी अचीवमेंट क्या होगा, यह चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। अर्थात परिवार के सदस्यों को बच्चों के बारे में जानना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी बात आती है कि धार्मिक शिक्षा की बात आती है कि परिवार का वातावरण अगर धार्मिक होगा, जैसे महात्मा गांधी का नाम लिया जा सकता है, शिवाजी का नाम अब लिया जा सकता है, परिवार का वातावरण धार्मिक था। देखिए बच्चों, ऐसा नहीं कि यहाँ धर्म से मतलब होता है कि जो धारण किया जाए, धारणेते इति धर्मा बताया ही गया है। और ऐसा भी नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब यह हुआ कि जो धर्म न माने, बल्कि व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार वह धर्म को मान सकता है। यहाँ संप्रदाय धर्म में अंतर है। हमने कहा कि जो धारण किया जाए वही धर्म है। तो बच्चों को ऐसी धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए जो सभी धर्मों का सार तत्व हो, सभी धर्मों का इसेंस हो, वह शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। तो यह चीज़ें जो है आपकी 8-10 पॉइंट आपको बताए गए हैं। इस पॉइंट के आधार पर परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो आज के
ऑनलाइन क्लास में यह लेसन आपका गृह या परिवार या फैमिली समाप्त की गई है, समाप्त हुआ है। निश्चित रूप से इससे आप लाभ उठाएंगे। अगर कोई समस्या हो तो मोबाइल पर फ़ोन करके आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।